आज का हमारा टॉपिक है डिरिचलेट थ्योरम। पिछले लेक्चर में हमने जो थ्योरम देखा था ये उससे नेक्स्ट पार्ट है प्राइम मॉड के अंदर। ठीक है, क्या है, लेट पी बी आ प्राइम कि अगर एक पी जो है वो एक प्राइम नंबर हो एंड सपोज ए की वैल्यू जो है वो 1 से p-1 के दरमियान तक हो। इफ़ द कंग्रेंस एक्स स्क्वायर कंग्रेंट ए मॉड पी डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, द p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट ए की पावर p-1/2 मॉड p। इफ़ द कंग्रेंस हैव अ सोल्यूशन देन p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट माइनस ए की पावर p-1/2 इंटू पी। तो कहता है कि पिछले थ्योरम में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक कंग्रेंस जो हमारे पास प्राइम मॉड के अंदर गिवन है उसके कितने और कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा पिछले थ्योरम के अंदर। इस थ्योरम का क्या है, डिरिचलेट थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंग्रेंस गिवन है तो उसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस कंग्रेंस का सोल्यूशन है भी या नहीं है। ठीक है ना, पिछले के अंदर तो हमने देखा था कि उसके अगर सोल्यूशन है तो 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं है तो कोई भी नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कंग्रेंस के लिए कि अगर इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, हम उसे सॉल्व करते जाएँ तो हमें कैसे पता लगेगा। तो अगर सोल्यूशन कंग्रेंस का एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये वाली कंग्रेंस जो है ये ट्रू होगी। ठीक है, और अगर कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास ये वाली कंग्रेंस उन्होंने कहा कि ट्रू होनी चाहिए। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं, पहले इसके लिए देखते हैं, फिर हम जब सोल्यूशन है उसके लिए देखते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है, लेट m फ्रॉम 1 टू p-1 की एक हमने m नंबर ले लिया जो कहाँ पे है 1 और p-1 के दरमियान है, जैसे कि उन्होंने ऊपर बताया था फर्स्ट लाइन के अंदर। लेट p बी अ प्राइम नंबर, सपोज 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू a एंड लेस दैन इक्वल टू p-1। तो उन्होंने a यहाँ पे एक ऐसा नंबर था जो कि इस कंग्रेंस के अंदर यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि m एक ऐसा नंबर है जो इन दो नंबर्स के दरमियान है, 1 से लेकर p-1 के दरमियान है। अगर ये चीज़ हम देखते हुए ये बता सकते हैं कि m और p का GCD जो है वो 1 है। अगर m और p का GCD 1 है तो उसको हम इस कंग्रेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं mx कंग्रेंट 1 मॉड p। अब इस mx कंग्रेंट इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करवाया a ऑन बोथ साइड, a के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कंग्रेंस बन गई mxa कंग्रेंट a मॉड p। अब यहाँ पे xa जो है इसको हम नाम दे देते हैं किसी भी एक n नंबर का। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इसको xa को किसके इक्वल कह दिया, n के इक्वल कह दिया, तो हमारे पास कंग्रेंस बन गई mn कंग्रेंट a मॉड p। ठीक, हमने सबसे पहले देखा कि एक हमने m नंबर लिया जो कहाँ पे था, 1 और p-1 के दरमियान था। फिर हमने बताया कि m और p-1 के अगर दरमियान है तो m और p का GCD जो है वो 1 होगा। ये आपस में दोनों m और p रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, फिर हमने कहा कि जब इसको कंग्रेंस की फॉर्म में लिखें, हम इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था उससे हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करते थे। इसका हम GCD फाइंड करते थे, GCD 1 आ गया, फिर उसके बाद यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाते थे, फिर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, फिर उसके बाद हम सारा प्रोसेस करने के बाद फिर उसको हम कंग्रेस की फॉर्म में ऐसे जब लिखते थे तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती थी। ठीक है, तो ये हमने लिखा। उसके बाद फिर हमने कहा a के साथ मल्टीप्लाई करवाया, xa को हमने n का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास कंग्रेस बन गई mn कंग्रेंट a मॉड p। अब हम अपनी ओरिजिनल कंग्रेस जो हमें गिवन थी उसकी तरफ चलते हैं। क्या है ओरिजिनल कंग्रेस, एक्स स्क्वायर कंग्रेंट a मॉड p। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि एक्स स्क्वायर a कंग्रेंट मॉड p, हम कहते हैं कि इसका नो सोल्यूशन है। ठीक है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। देन m डज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, m जो है वो n के इक्वल नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा, हमें कैसे पता चला कि अगर m की जगह हम यहाँ पे कह देते हैं n की जगह m रख लें, m की जगह n रख लें, हम कहते हैं कि m जो है वो n के इक्वल है। ठीक है, अगर हम ऐसे कह दें तो हम यहाँ पे m की जगह n पुट करेंगे, क्या बनेगा n डॉट n, n स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर n क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, n स्क्वायर कंग्रेंट a मॉड p आ जाएगा, तो n क्या होगा, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा कि b स्क्वायर क्या बन जाता था, उसका सोल्यूशन बन जाता था। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर क्या बन जाएगा, इस कंग्रेंट का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि एक्स स्क्वायर कंग्रेंट a मॉड p हैज़ नो सोल्यूशन, कि इस कंग्रेंस का हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। तो इस पर पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा इस कंग्रेंस पे, इसकी वजह से तो यही पड़ेगा कि m जो है वो n के इक्वल नहीं है। जैसे ही हम m या n को एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो इस कंग्रेंस का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हैज़ नो सोल्यूशन। अब हमने देखना है कि ये पेयर वाइज पड़े हैं। ठीक है, m और n जिस कंग्रेंस में भी होंगे ये पेयर वाइज होंगे। ठीक है, ये हमने m और n कैसे है, ये हमने ऊपर देखा कि m और p का GCD 1 था, इसको रिलेटिवली प्राइम थे, इसको हमने जब कंग्रेंस की फॉर्म में लिखा तो ये चीज़ आ गई, a के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको n का नाम दे दिया। मतलब m और n जो हैं ये
हर कांग्रेस के अंदर पेयर वाइज होंगे, ठीक है। अब ऐसे कितने पेयर्स पड़े हैं 1 से लेकर p-1 के दरमियान। अब कोई भी एक नंबर हमारे पास हो, सारे ऑड प्राइम थे, हमने ऑड प्राइम को लेकर चल रहे हैं, तो ऑड प्राइम जो थे, अब ऑड में से अगर p-1 हम करें, ठीक है, प्राइम में से अगर -1 कर दें तो इवन बच जाता ना। तो हमारे पास ऐसे एक नंबर हमारे पास इवन होगा, एक ऑड, ठीक है, मतलब आधे इवन होंगे और आधे कितने होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। हमने क्या सिर्फ कंसीडर करना है, हम सिर्फ ऑड इवन पर ऑड प्राइम पर बात कर रहे हैं। तो हमारे पास पेयर, टोटल पेयर कितने बन जाएंगे m और n के, जो इस कांग्रेस के सोल्यूशन नहीं होंगे, कितने बनेंगे p-1/2। टोटल कितने थे, p-1 थे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, मतलब सिर्फ हमारे पास ऑड पेयर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जो हमने पीछे पेयर बनाए हैं, ठीक है, कितने पेयर थे 1 से लेकर p-1 तक टोटल पेयर थे। हम क्या करेंगे, टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स, हमने उन तमाम पेयर्स की प्रोडक्ट ले लेनी है, ठीक है। वो किसके कंग्रेंट आ जाएगी, एवरी पेयर कंग्रेंट है a mod p के। हर एक पेयर जो है, हर एक पेयर a का कंग्रेंट है mod p के अंदर, हर एक पेयर, एवरी पेयर कंग्रेंट है a mod p में। तो हम क्या लिखेंगे, 1.2.3 अप टू सॉन p-1, ठीक है। ये तमाम पेयर्स का प्रोडक्ट आ गया, और ये हर पेयर जो है ये किसके कंग्रेंट है, हमने कहा था कि a के कंग्रेंट है हर एक पेयर। तो यहाँ पे कितने सारे पेयर बन रहे थे, p-1 तक बन रहे थे, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, a.a, हमें नहीं पता कि कितने पेयर थे, तो हमने इसको यहाँ तक ऐसे छोड़ दिया, mod p आ गया, ठीक। ये किसके इक्वल हमने देखा है, पेयर्स कितने होंगे, p-1/2 होंगे। ये हमने पीछे भी पेयर निकालने हैं कि ऑड प्राइम के लिए हमारे पास पेयर कितने होंगे, p-1/2 पेयर होंगे। तो हमारे पास कांग्रेस का बन जाएगी, ये 1 से लेकर p-1 तक कंटिन्यूस प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p-1 फैक्टोरियल लिख दिया। p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट a की पावर p-1/2 mod p। ये हमारे पास कांग्रेस आ गई जब हमने लेट किया कि हमारे पास उस कांग्रेस, ओरिजिनल कांग्रेस एक्स स्क्वायर कंग्रेंट a mod p का सोल्यूशन नहीं है। यही हमें थ्योरम के अंदर गिवन था कि अगर हमारे पास जो कांग्रेस गिवन है एक्स स्क्वायर कंग्रेंट a mod p, उसका सोल्यूशन नहीं है, तो हमारे पास ये वाली कांग्रेस जो है ये ट्रू होगी, ठीक है। ये हमने थ्योरम के अंदर स्टार्ट में स्टेटमेंट में पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हमारे पास वो दूसरी जो कांग्रेस थी वो सेटिस्फाई होती है, नहीं होती। अब हम जब देखते हैं कि दूसरा केस देखते हैं जब हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। क्या है, एक्स स्क्वायर कंग्रेंट a mod p हमने सपोज कर लिया हैज़ अ सोल्यूशन। पीछे हमने क्या लेट किया था, हैज़ नॉट अ सोल्यूशन, कि हमारे पास ये जो ओरिजिनल कांग्रेस गिवन है इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन है। देन प्रीवियस थ्योरम, बाय प्रीवियस थ्योरम, जो हमने प्रीवियस थ्योरम क्या किया था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कांग्रेस गिवन है mod p के अंदर, तो उसके अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो कितने करेंगे, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और वो कौन कौन से थे, b और -b। हमने ये पिछले थ्योरम में फाइंड किया था, जो पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, b स्क्वायर कंग्रेंट a mod p एंड -b स्क्वायर कंग्रेंट a mod p, ठीक है। हम b और -b को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बनेगा, दोनों कंग्रेस को क्या बनेगा, -b स्क्वायर कंग्रेंट a mod p। वही नो दैट हमें पता है कि b और -b जो है ये कहाँ से हैं, 1 और p-1 के दरमियान है। ये जो हमारे पास सोल्यूशन गिवन है ये कंप्लीट रेजिड्यू में से है, ठीक है। 1 से लेकर p-1 के दरमियान है कोई ऐसा नंबर, ठीक है। ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है b और -b। अब -b को हम पॉजिटिव कैसे करते होते हैं, हम मॉड में से माइनस कर देते होते हैं, p प्राइम नंबर्स में से माइनस कर देते हैं। ये हमने भी जब हमने यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूज़ किए थे पिछले लेक्चर्स के अंदर, जब हम कांग्रेसेस को सॉल्व करने के तरीके देखे थे, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम कैसे एक दूसरे को कंपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट। तो अगर माइनस का जवाब आ रहा था तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको मॉड में से हम माइनस कर देते, तो क्या बन गया, b और p-b आर फ्रॉम 1 to p-1। तो हमारे पास b और p-b के आगे 2 सोल्यूशन आ गए इस कांग्रेस के, ठीक है। इस कांग्रेस के हमारे पास ये 2 सोल्यूशन आ गए। आफ्टर एलिमिनेटिंग 1 पेयर वी हैव, कि हमारे पास अगर हम एक पेयर निकाल दें, आफ्टर एलिमिनेटिंग 1 पेयर वी हैव, टोटल पेयर हमारे पास कितने आए थे, हमने जो ऊपर निकाले, ऑड पेयर कितने थे, p-1/2 था। हम इसमें से अगर एक पेयर निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, p-3/2। ये एक ऐसा पेयर है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। हमने पीछे देखा कि तमाम पेयर का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि एक ऐसा पेयर है जिसकी वजह से वो कांग्रेस जो है वो ट्रू हो रही है। हमने एक ऐसा पेयर फाइंड कर लिया है जिसकी वजह से उस कांग्रेस का जवाब जो है वो आ रहा है। हमने पीछे जो भी जब सोल्यूशन हमने कहा कि इस कांग्रेस का नहीं है, तब हमने देखा कि
कि जितने भी पेयर हमने निकाले थे p-1/2 उन सब को पुट करने से कोई भी जवाब कंग्रेंस जो थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने कोई सोल्यूशन निकाल लिया b और -b, ठीक है, एक ऐसा पेयर हमने निकाल लिया है b और -b कि जिसको पुट करने से हमारे पास कंग्रेंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कहेंगे कि आफ्टर एलिमिनेटिंग वन पेयर वी हैव, तो हम इसमें से एक ये वाला पेयर निकालने की वजह से, क्योंकि ये वाला पेयर जो है b और p-b, ये हमारे पास एक ऐसा पेयर आया है जिसको पुट करने से हमारे पास कंग्रेंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो ये एक पेयर निकालने से हमारे पास जवाब क्या बनेगा, p-1/2 टोटल पेयर थे, -1 क्या आ गया p-3/2। तो हमारे पास कंग्रेंस क्या बनेगी, वही चीज़ है, 1 से लेकर ये तमाम प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, तमाम पेयर का प्रोडक्ट आ गया 1 से लेकर p-1 तक का। और ये हमारे पास जिन कंग्रेंस के सोल्यूशन, ऐसे पेयर जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और ये एक ऐसा है जिसकी वजह से सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये -a, ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हमने अलग लिख दिया और ये बाकी तमाम ए को हमने किसके इक्वल लिख दिया, a उनकी अलग प्रोडक्ट कर दिया, मॉड p में लिख दिया। तो हम इसको फिर हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट a की पावर p-3/2 डॉट -a मॉड p आ गया। अब बेसिस सेम है, इनकी पावरें जमा हो जाएंगी, क्या बनेगा p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट -a की पावर p-3/2 + 1 मॉड p आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा p-1/2, ठीक है। तो हमारे पास ये कंग्रेंस आ गई p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट -a की पावर -p-1/2 मॉड p। ये हमारे पास कंग्रेंस तब ट्रू होगी जब हमारे पास किसी कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यही हमने थ्योरम के अंदर पीछे देखा। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी जी, कि अगर हमारे पास इस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास ये कंग्रेंस जो है ये ट्रू होगी, p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट a की पावर p-1/2 मॉड p। और इफ़ द कंग्रेंस हैव अ सोल्यूशन, अगर इस कंग्रेंस का सोल्यूशन होगा तो हमारे पास ये वाली कंग्रेंस ट्रू होगी, p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट -a की पावर p-1/2 मॉड p। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। इसे एग्जांपल से देखते हैं हम इसे कैसे देख सकते हैं, क्वेश्चंस के अंदर हम इसे कैसे थ्योरम को अप्लाई करते होते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल है x² कंग्रेंट 2 मॉड 5, ठीक है। हमने इसको देखना है कि इस कंग्रेंस का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अगर तो सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास -a वाली ये वाली कंग्रेंस जो है ये ट्रू होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हमारे पास ये वाली कंग्रेंस ट्रू होनी चाहिए। हम इसको पहले अप्लाई करते हैं। तो हमने देखा p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट a की पावर p-1/2 मॉड p, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम इसकी जगह पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। p क्या है, मॉड p है, ठीक है। कितनी वैल्यू p की 5 है, 5-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट 2 की पावर 4-4/2, ठीक है, मॉड p आ गया। 4 फैक्टोरियल कंग्रेंट 2 की पावर 2 मॉड 5, 4 फैक्टोरियल कंग्रेंट 4 मॉड 5। तो ये हमारे पास जो है ये कंग्रेंस जो है ये ट्रू हो रही है। मतलब अब इसको हमने कैसे, कंग्रेंस तो ट्रू हो रही है लेकिन हमने देखना था कि इस कंग्रेंस का सोल्यूशन है या नहीं है। हमने कहा था कि अगर ऐसी कंग्रेंस जो इस कंग्रेंस को सेटिस्फाई करे, इस कंग्रेंस को फॉलो करे, उसका सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो कंग्रेंस है x² कंग्रेंट 2 मॉड 5, ये इस कंग्रेंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहेंगे कि इस कंग्रेंस का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आता, -4 आता, तब हम कहते हैं कि इस कंग्रेंस का सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे +4 आ रहा है। मेन डिफरेंस यही था सोल्यूशन होने या ना होने में। फार्मूला सब में सेम है, सिर्फ यहाँ पे जब सोल्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पे प्लस होगा a के साथ, और जब सोल्यूशन होगा तो a के साथ क्या होगा, -a होगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल देखी जब हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। दूसरी देखते हैं जिसके साथ हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। x² कंग्रेंट 1 मॉड 5, हम इसे लिखेंगे, हमें पता है p-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट -a की पावर p-1/2 मॉड p। 5-1 फैक्टोरियल कंग्रेंट 1 4/2 मॉड 5 आ गया। 4 फैक्टोरियल कंग्रेंट 1 मॉड 5। अब 4 फैक्टोरियल कितना आता है, 24 आता है। 24 में से जब हम 1 माइनस करेंगे 23 आएगा, ठीक है। 23 जो है 5 23 को डिवाइड नहीं करता, तो हमारे पास कंग्रेंस फॉल्स हो रही है। अगर हम जैसे ही 1 की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या इसको क्या बनेगा, 24 + 1 कितना आ रहेगा, 25 आ रहेगा। 5 जो है 25 को डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे कि ये कंग्रेंस ट्रू हो गई। किसकी वजह से, जब हमने यहाँ पे -1 पुट किया है। तो -1 क्या शो करवा रहा है कि माइनस ये चीज़ शो करवा रहा है
कि ये जो हमारे पास फार्मूला था इसके अंदर ही माइनस ए की पावर पी माइनस 1/2 था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया -1 आया। तो माइनस की वजह से हम बता सकते हैं इस कंग्रेस के सॉल्यूशन हैं, और वो कितने हैं एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक कंग्रेस है और मॉड पी के अंदर पड़ी हुई है। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी यही एग्जांपल देखी, तो हमने देखा था कि इसके 2 ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे, और यहाँ पे इस लेक्चर के हमने बताया, इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर करते होंगे तो ये वाली कंग्रेस ट्रू होगी, ये वाली, और अगर नहीं करते होंगे तो हमारे पास ये वाली कंग्रेस ट्रू होगी। ठीक है, तो ये था आज का थ्योरम, डिरिचलेट थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट है विल्सन थ्योरम।